Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I am your YouTube teacher. No need to tell my name, Umesh Rambale. Welcome on my YouTube channel whose name is Social He Social. So dear students, we are looking today second part or last part of forest and wildlife resources. So hope the whole chapter will understand today at the end of the video. So in the first video or first lecture we have seen so many points which are written on the white board. सारी की सारी चीजें हमने क्या कर दिया है व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. सो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑलरेडी हमने उसको क्या किया है डिस्कस किया है. क्या था द डाइवर्सिटी विच सीन इन द लिविंग थिंग्स हु एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, वो हमने देख लिया था. फ्लोरा एंड फौना की कंडीशंस क्या है इंडिया में वो हमने देख लिया था. एनिमल्स कैसे कितने हैं, कैसे है, किस कैटेगरीज में है, प्लांट्स कैसे, वो सारी चीजें देखा था. देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हमने क्या किया था क्लासिफिकेशन किया था. तो ये जो क्लासिफिकेशन है कितने पार्ट में हमने दिया है मीन्स हमने पढ़ाई किया है 6 पार्ट में इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था. देन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो डिप्लेशन हो रहा है, फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से ये हमने देखे थे पहले वीडियो में. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखे थे, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन क्या है. साथ ही साथ में जो इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन है इसका इसका बायोलॉजिकल लॉस या बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, किस किस कैटेगरीज के ऊपर होता है, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में क्या किया है कवर किया है. सो मूविंग टू द लास्ट 3 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे साथ में अगर रहेंगे तो इंटरेस्टिंग बना देंगे, सारी चीजें आपको लर्न करा देंगे, बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. इंडिया में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसका कंजर्वेशन कैसे करें, व्हाट आर द कंजर्वेटिव मेजर्स. साथ ही साथ में और हम क्या देखेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्लासिफिकेशन हमने किस प्रकार से किया है वो देखेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन. सो विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो ये जो टॉपिक की हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी के साथ में करते हैं, ठीक है ना. अब आप मुझे बताना कि सर कहानी काम की है या नहीं है. सो ये जो कहानी की हम जब बात कर रहे हैं या हमारे टॉपिक की जब शुरुआत जिस कहानी से कर रहे हैं वो है हिमालयन यव की कहानी. इसकी हिमालयन यव. ये जो हिमालयन यव है इसको टक्सल वालाचीना भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं टक्सल वालाचीना. अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर उसका नाम क्या है हिमालयन यव है तो कौन से एरिया में पाया जाएगा, वो हिमालयन एरिया में पाया जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है. कहाँ पर पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है. और ये जो हिमालयन यव है ये प्लांट है या एनिमल है. सो इट इज वन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट. वो क्या है मेडिसिनल प्लांट है. अब जाहिर सी बात है मेडिसिनल प्लांट है तो उसका यूज के लिए होता होगा मेडिसिन बनाने में होता होगा. तो उसका जो केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं टक्सॉल बोलते हैं. क्या बोलते हैं टक्सॉल बोलते हैं. वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है. ये जो हिमालयन ये जो प्लांट है उसके बार्क से या तो उसके निडल से या तो उसके ट्विंग्स से या तो उसके रूट से भी क्या किया जाता है उसका केमिकल कंपाउंड निकाला जाता है जिसको क्या नाम से जानते हैं हम टक्सॉल नाम से जानते हैं. और ये जो केमिकल कंपाउंड है ये कैंसर जैसे डिसीज को ट्रीट करने के लिए काम में आता है. उसके एंटी कैंसर ड्रग्स बनते हैं. और यहाँ पर ये भी अब हम ये देखेंगे कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट प्लांट है या ट्री है जो कैंसर जैसे डिसीज पर क्या करता है एंटी कैंसर ड्रग बनाने के काम में आता है. तो लास्ट डिकेड में क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ ट्रीज का क्या कर दिए उसका जो केमिकल कंपाउंड है उसका जो टक्सॉल है उसको निकालने का काम चलते रहा जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ ये जो हिमालयन ये हुए क्या हो गए ड्राई हो गए. ये जो कहानी है आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर राजा रानी की कहानी जैसे बताए हमें इंटरटेनमेंट करने के लिए बताए. ये कहानी कहाँ पर दिया है आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया है. बोलने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया का जो
फॉरेस्ट रिसोर्स है, साथ ही साथ में वाइल्ड रिसोर्स है, ये डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें डिग्रेड हो रही है, तो इसको रोका कैसा जाए, तो कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ में क्या करेंगे, इनको रोकेंगे। तो ये जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में दिया था, जहां पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की हमने बात किया था। सो कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन इज द केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्स हो या वाइल्ड रिसोर्सेज हो, टू अवॉइड देयर इम्प्रॉपर यूज एंड डिस्ट्रक्शन। उनका इम्प्रॉपर यूज और डिस्ट्रक्शन होने के लिए जो मेजर्स हम अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव मेजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेशन मेजर्स की अगर बात करते हैं, सो कंजर्वेशन ये हमारे लिए क्वाइट क्या हो जाता है, नेसेसरी होता है, हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन डे बाय डे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। सो हम ये भी सोच सकते हैं, सर व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, हमारे जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है इसको कंजर्वेशन हमने क्यों करना चाहिए। तो जनरली जनरली दो उसके इट इज नॉट राइटिंग गुड, दो पॉइंट उसके सपोर्ट में दिए गए हैं। तो ये क्या करता है, ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन है वो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करता, सो ह्यूमन लाइफ को भी वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब ह्यूमन लाइफ को कैसा सपोर्ट करता है, जैसा हमें वाटर कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, हमारे सराउंडिंग से मिलता है। एयर, फ्रेश एयर कहाँ से मिलता है, सराउंडिंग से मिलता है। सॉइल, ये सारी चीजें यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ करता है। दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट नेसेसरी टू कंजर्व और टू प्रिजर्व और वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दूसरा ये भी गया है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, हमने क्या बोले, प्लांट्स और एनिमल्स की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर देयर बेटर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग, उनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए, उनकी ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दो जनरली मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। हो आपको दोनों पॉइंट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। काय के लिए, पहला पॉइंट हमने क्या देखे, टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, चाहे तो हमारा वीडियो आप बार बार दो बार भी देखिए, आज भी अगर मन से अगर पढ़े होंगे या सुन रहे होंगे तो आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो पहला हमारा पॉइंट हमने क्या बोले, टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और दूसरा टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो क्या करेगी, विच विल बी बेटर फॉर देयर ग्रोथ एंड ब्रीडिंग। तो ये जो क्या कर रहे हैं हम, कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स देख ले। ये कंजर्वेटिव मेजर्स में हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट भी अपने तरफ से अलग अलग प्रकार से क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आपने बर्ड सेंचुरीज देखे होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखे होंगे, वन महोत्सव वाला प्रोग्राम देखे होंगे गवर्नमेंट का। तो ये अलग अलग चीजें हमारी गवर्नमेंट भी क्या करता है, ऑन नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल और लोकल लेवल पर भी क्या करते रहता है, इसमें लाकर देता है, ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्या हो जाए, कंजर्वेशन हो जाए। तो इसी कड़ी में हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या हमने क्या बोले, वाइल्ड लाइफ, हम लिखने के इसमें नहीं जाते, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया। सर कब लाया, तो 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, इन 1972 में लाया है। और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है कि इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्या करना, लॉस करना, कुछ कानून तैयार करना, इन वाइल्ड लाइफ को लीगल प्रोटेक्शन देना, अलग अलग पार्क्स बनाना, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, ये सारे काम
किसके तहत किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तरफ किया गया, जो कब इनेक्ट हुआ था, विच वॉज इनेक्टेड इन 1972। उसके बाद में सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका, तो जस्ट उसके एक साल के बाद में एक दूसरा कैंपेन हमारे गवर्नमेंट ने कैंपेन स्टार्ट करी, जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। क्योंकि टाइगर मैक्सिमम जितने भी हमारे एनिमल्स है वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे टाइगर्स को, और टाइगर्स के जो नंबर ऑफ टाइगर्स है वो डिवाइड क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। अब क्यों कम होते जा रहे हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो इसके कारण उनके जो नंबर ऑफ टाइगर्स थे वो डिक्रीज होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, जिसके कारण प्रोजेक्ट टाइगर वाली जो स्कीम है हमारे गवर्नमेंट ने कब इंडिया में लेकर आए थे, वो लेकर आए थे 1973। 1973 अगर आपको टाइगर प्रोजेक्ट अगर आएगा के लिए एमसीक्यू के लिए कब लॉन्च हुआ था, 1973 में हुआ था। अब ये जो 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो इस टाइगर प्रोजेक्ट से देश के अलग अलग हिस्सों में इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया अलग अलग क्या बनने लगे, अलग अलग क्या बनने लगे, क्या बनने लगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनने लगे। तो जैसा अगर स्टेट की अगर बात कर देते हैं, इसकी बात कर देते हैं, स्टेट्स की अगर बात कर देते हैं, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में आता है, बिल्कुल याद करना, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क आएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। या तो फिर मानस टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर आता है, असम में आता है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर आएगा, केरला स्टेट में है। तो ये अलग अलग जो नेशनल पार्क्स है हमारे गवर्नमेंट ने अलग अलग स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। देन उसके बाद में वाइल्ड लाइफ एक्ट भी आया। अब ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है ये हमारे इंडिया में 2 बार आया, पहले 1980 में, 1980 में कुछ पॉइंट छूट गए थे, वहां पर अमेंडमेंट हुआ, और फिर से 1986 में नया क्या आया, नया क्या आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट आया। तो इस वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो 1980 और 1986 में अभी तक के देखो कुछ बड़े बड़े जो एनिमल्स है, जो वेल नोन जो एनिमल्स है, जिनकी पॉपुलेशन क्या होती जा रही थी, कम होते जा रही थी, उन्हीं को हमने क्या किया था, प्रोटेक्शन देने का प्रयास किया था। मगर 1980 और 1986 में हमने जो छोटे छोटे जो क्या बोलेंगे हमारे क्या बोलेंगे प्लांट्स है या छोटे छोटे जो एनिमल्स है, इवन क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट बहुत से छोटा हो गया, उनको भी हमने क्या करने का प्रयास किया है, प्रिजर्व करने का या प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया है। सो ये जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1980 और 1986 में, इसमें सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज का भी प्रोटेक्शन का या बटरफ्लाइज के स्पीसीज का प्रोटेक्शन का क्या बना, प्रावधान बना। और उसके बाद में मॉथ्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं, बीटल्स, इस जैसे जो छोटी छोटी जो स्पीसीज है, इनको भी हमने इस कैटेगरीज में क्या किया, ऐड कर दिया है। इस प्रकार से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को कंजर्व करने का कौन प्रयास कर रहा है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है। हम कितना प्रयास कर रहे हैं, हम लास्ट टॉपिक में देखेंगे। देन उसके बाद में मूविंग टू हम सेकंड लास्ट टॉपिक, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये जो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में दिया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पर हमने क्या किया है, फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को 3 पार्ट में क्या किया है, क्लासीफाई किया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से थे, पहला तो रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, पीएफ, और तीसरा अगर देखा जाए तो अनक्लास फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, अनक्लास और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये 3 कैटेगरीज में हमने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, इसको ओन और मैनेज कौन कर रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। हमारी कौन कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है, और
ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आने के बाद में हमने फॉरेस्ट का क्या किया, 3 पार्ट में क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। अब रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में, मैं टेक्स्ट बुक की कुछ कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, सो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि इंडिया का मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, बस इतना ही दिया है। डरने की बात नहीं है, हमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो मोर देन हाफ ऑफ द एरिया बिल्कुल सही लिखा है, वहां कोई गलत लिखा है ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो एक्चुअल एरिया है एज पर द सर्वे वो कितना है, 55% है इंडिया में। कितना है, 55% है। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन भी नहीं है। सो रिजर्व फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन हम इस प्रकार से बना सकते हैं, द फॉरेस्ट विच आर परमानेंटली रिजर्व। हमने क्या बोले, द फॉरेस्ट विच आर परमानेंटली रिजर्व फॉर टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स। द फॉरेस्ट विच आर परमानेंटली रिजर्व फॉर टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। इंडिया में रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं, 55% है। जनरली कौन कौन से स्टेट में ये रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं वो स्टेट भी हम देख लेते हैं। तो जैसा मध्य प्रदेश में तो लगभग 75% जो फॉरेस्ट है वो कौन से कैटेगरी में आती है, रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में आती है। साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हमें रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। देन सेकंड हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है या टाइप उसका बनाया है, ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं, इसका भी क्या बोले परसेंटेज या इसका भी आंकड़ा नहीं दिया है, मगर हमारे इंडिया में 28% जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वो कौन से कैटेगरी में आती है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी में आती है। अब ये इसके भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको बोलते हैं। सो द फॉरेस्ट विच प्रोटेक्ट रिजर्व फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच प्रोटेक्ट रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो किसको प्रोटेक्ट करे, रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। 28% जो फॉरेस्ट है वो हमारे इंडिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरीज में आते हैं। अब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जनरली कौन से स्टेट में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये इन स्टेट में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज के कारण फॉरेस्ट की संख्या क्या है, कम है। तो जितने फॉरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन का काम कौन कर रही है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, जो किसके अंडर में काम करता है, हमारे गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो उस पर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसको मैनेज करता है। देन उसके बाद में ऑन क्लास फॉरेस्ट, इसके नाम में इसका मीनिंग है, बस हमें ये देखना है कि अनक्लास फॉरेस्ट अब इंडिया में 3 ही टाइप है। एक तो 55% हो गया, दूसरा 28% हो गया, तीसरा कितना आएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए। तीसरा आ जाएगा 17%। कितना परसेंट, 17%। द मार्कर इज नॉट सपोर्टिंग यू टुडे। सो तीसरा जो हमारा जो टाइप है या क्लास है इसका फॉरेस्ट का, अनक्लास फॉरेस्ट, इसकी डेफिनेशन के नाम में ही इसकी मीनिंग है, द फॉरेस्ट विच आर नॉट comes in the category of reserve forest or protected forest are called unclassed forest। क्या बोले हमने, ऐसे फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरीज में नहीं आते उन्हें क्या बोलते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट बोलते हैं। ये जो अनक्लास फॉरेस्ट रहते हैं ये बिखरे हुए फॉरेस्ट रहते हैं, जहां जहां थोड़ी थोड़ी पैचेस में आपको क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के भी जो फॉरेस्ट है, अनक्लास फॉरेस्ट है, हमारे इंडिया में जो 17% टोटल फॉरेस्ट में से दिखते हैं, तो ये कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो जनरली नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां पर अनक्लास फॉरेस्ट आपको ज्यादा मिलेंगे, गुजरात में आपको ज्यादा मिलेंगे। और जनरली ये जो अनक्लास फॉरेस्ट है ये जनरली लोकल कम्युनिटीज के द्वारा क्या किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। होप आपको ये तीनों का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अगर डिटेल समझना है
तो हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको बोलेंगे और अनक्लास फॉरेस्ट किसको बोलेंगे। सो मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हंटिंग के ऊपर या तो फिर हम क्या बोलेंगे, या तो हम फिर क्या बोलेंगे, टिम्बर के लिए या अदर प्रोडक्ट्स के लिए क्या किया है, बैन किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट बोलेंगे। ये रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया। अब ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसको हमारे गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन तो है, मगर फिर भी इस रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग इसके सराउंडिंग का, लगभग इसके सराउंडिंग का, इसके सराउंडिंग वाला जो एरिया हम क्या करते हैं, आपको ड्रॉ कराकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो इसके जो सराउंडिंग वाला जो एरिया है, इसके जो सराउंडिंग वाला जो एरिया है, लगभग कितने किलोमीटर तक, तो लगभग 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 3 किलोमीटर तक, अराउंड 3 किलोमीटर तक का एरिया क्या होता है, इसके आजू बाजू में क्या किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसके आजू बाजू में 3 किलोमीटर का एरिया इसको डेवलप किया है। तो ये डेवलप क्यों किया गया है, अगर मान लेते कोई चीज आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पर है, इसका क्या हो जाए, इसका क्या हो जाए, इसका क्या हो जाए, सॉरी रिजर्व फॉरेस्ट लिख देते हैं, आईएफ हो गया था, और ये हमारा क्या हो गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये हमारा क्या हो गया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इस रिजर्व फॉरेस्ट के 3 किलोमीटर के बाजू वाला जो एरिया है, उसको हमने क्या कर दिया, फिर से फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया। काहे के लिए, इस रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई ऐसे जो फॉरेस्ट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। समझ में आया, रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो फॉरेस्ट एरिया क्या किया है, डेवलप किया है और डिक्लेयर कर दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। तीसरी अगर बात करते हैं अनक्लास फॉरेस्ट की, सो अनक्लास फॉरेस्ट कोई एक जगह पर नहीं होता, जहां पर भी हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, जगह मिलती है, वहां पर अलग अलग पैचेस में हमें छोटे छोटे क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फॉरेस्टेड एरियाज मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट बोलते हैं। तो सबसे मेन रिजर्व फॉरेस्ट, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और ऐसे फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट में भी नहीं आता और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी नहीं आता, उसको हम क्या बोलेंगे, अनक्लास फॉरेस्ट बोलेंगे। होप आपको ये जो टाइप्स है ये क्लियरली क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। सो उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक, और आपसे परिचय वाला टॉपिक, जिसका नाम है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब सबसे पहले कम्युनिटी, हमारे सोसाइटी, यानी कंजर्वेशन की जो प्रोसेस है, इन द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी। जाहिर सी बात है, कम्युनिटी से क्या बनता है, स्टेट बनता है, नेशन बनता है, वर्ल्ड बनता है। सो जब तक कम्युनिटी का क्या नहीं रहेगा, कोऑपरेशन नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कोऑपरेशन नहीं रहेगा, तब तक कोई भी चीज सक्सेस नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन है, इसमें भी मेन रोल कौन प्ले करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, हमारी कम्युनिटी करती है, हमारा समाज करता है। सो यहाँ पर ये देखे थे कि कम्युनिटी क्या कर रही है, बहुत सारे जगह में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी है जो अपना मेजर रोल प्ले भी कर रही है। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो अलवार डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पर आते हैं, राजस्थान में आते हैं, वहां पर जो 5 विलेजेस के जो लोग हैं, छोटे छोटे जो 5 गांव के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि अराउंड 1200 हेक्टर जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको वो कौन से नाम से जानते हैं, भैरवदेव डाकम सेंचुरी के नाम से जानते हैं, भैरवदेव डाकम सेंचुरी के नाम से जानते हैं। वो क्या कर देते, वो उन्होंने क्या किया है, कहाँ के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, कि जो 1200 हेक्टर जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको उसको प्रोटेक्शन देने का काम किया है, उसको क्या देने का काम किया है, प्रोटेक्शन देने का काम किया है। और उस एरिया में उनके खुद के रूल्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। वहां गवर्नमेंट के रूल्स नहीं चलते, जो 5 विलेजेस है या 5 गांव के जो लोग हैं, उन्होंने अपने रूल लगाए हैं
काय के लिए? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एरिया। कितने एरिया में फैला हुआ है करके लिखा हुआ है? 1200 हेक्टर में। और यहाँ पर ये भी बोला है कि उस जंगल में या उस फॉरेस्ट में हंटिंग करना, वॉचिंग करना ये बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। और उस पर ऑब्जर्वेशन कितना किसका है? लोगों का है। यानी कम्युनिटी का जो रोल है इसमें कंजर्वेशन में बहुत ही ज्यादा क्या है? अहम है। देन उसके बाद में हम देख रहे थे कुछ सेक्रेड ग्रोव्स भी है। सेक्रेड ग्रोव्स जिसको हम क्या बोलते हैं? होली प्लांट्स बोलते हैं, पवित्र झाड़ बोलते हैं। आप भी देखे होंगे सुबह सुबह उठकर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? बनियन ट्री की पूजा करते हैं, बरगद के झाड़ की पूजा करते हैं, तुलसी प्लांट की पूजा तो जनरली घर घर में की जाती है एज पर द रिलीजियस जो भी होगा उनका। तो सेक्रेड ट्रीज आपने देखे होंगे। तो ये जो सेक्रेड ट्रीज होता है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस ट्रीज के ऊपर में क्या है? भगवानों का वास है। जैसा हमने बनियन ट्री का पीपल ट्री का अगर हम क्या करते हैं अब बात करते हैं तो उसको लोग क्या करते हैं? पूजते हैं, उसकी क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। तो जैसा यहाँ पर छोटा नागपुर की अगर मुंडा कम्युनिटी है, छोटा नागपुर में वो क्या करते हैं? महुआ ट्री और कदम का ट्री, महुआ ट्री और कदम के ट्री को क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले एरिया में जहाँ पर मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। देन उसके बाद में ओडिशा और बिहार में जो टैमरिंड का जो ट्री होता है, टैमरिंड इमली जिसको बोलते हैं, और मैंगो ट्रीज को क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है। वहां पर बनियन ट्री को भी एज ए सेक्रेड ट्रीज करके क्या है? स्थान है, उसकी देखभाल की जाती है। देन उसके बाद में ये तो लोगों की बात हो गई। अब इस गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से क्या किया है? बहुत सारी स्कीम लॉन्च किया हुआ है और वहां पर भी कम्युनिटी का क्या है? सहभाग है, पार्टिसिपेशन है। तो चिपको मूवमेंट आपने देखे होंगे, कहाँ की? हिमालय की, जो क्या करती है वहां पर जहाँ पर जो हिमालयन एरिया है वहां पर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और अफॉरेस्टेड एरिया करने के लिए किया गया क्या है? एक मूवमेंट का नाम है चिपको मूवमेंट। देन उसके बाद में बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन। तो ये तेहरी जो कम्युनिटी है या नवदन्य जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी ने बीज बचाओ आंदोलन शुरू किए थे। और इसके तहत क्या किए थे कि जितने भी हमारे क्या निकलेंगे? क्रॉप्स निकलेंगे, वहां पर सिर्फ क्या करना है? सिंथेटिक केमिकल का ही यूज करना है। इसका सिंथेटिक केमिकल्स का ही यूज करना है, यानी ऑर्गेनिक टाइप की खेती करना है, ताकि हमारे बीज को, हमारे सीड्स को क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। जिसका नाम कौन से इससे फेमस हुआ है? बीज बचाओ आंदोलन के नाम से फेमस हुआ है। देन उसके बाद में जेएमएम देख लेते हैं, सॉरी जेएफएम देख लेते हैं। अब जेएफएम की अगर बात करते हैं तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जॉइंट का नाम है, इसका मतलब गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी इनके हेल्प से जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेएफएम, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये पूछ सकता है। तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको बचाने का काम गवर्नमेंट कर रही है विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो ये सारी चीजों में कम्युनिटी हमारा कैसा रोल प्ले करता है? मेजर रोल प्ले करता है। मगर रियल में एक बात हमें मानना पड़ेगा कि सभी के सभी कम्युनिटीज का कोऑपरेशन नहीं है। देखिए, मैंने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए या उसको बचाने के लिए या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर क्या प्रयास किया है? आंसर कुछ भी हो सकता है। आपने अपने लेवल पर कितने प्लांट्स लगाए हैं? आप खुद सोच लीजिए। सो बोलने का मतलब ये है कि जब तक पूरे कम्युनिटीज का क्या नहीं रहेगा? पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तब तक रियल मायने में हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। इस चीज के साथ में हमारा जो चैप्टर है क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। होप आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर बहुत ही आसान भाषा में अच्छे तरीके से समझ गया होगा। कुछ एक दो चीजें छूट गई होंगी तो हमारे वीडियो को फिर से देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में
अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको आप पढ़ते रहिए। होप इट विल हेल्प यू इन द करियर गाइडेंस। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।